हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने पहले कर रखा है, इसलिए उसी का कंटिन्यूटी अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं आगे चैप्टर्स की उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल टॉपिक्स जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है, जो वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैंने बता दिया था आपको कि होता क्या है, गैमीट्स का फॉर्मेशन उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर मेल गैमीट बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट होगा तो उसको कह देंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, वो कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस। प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ओके चलो। तो अब हमें ये देखना है, हाँ, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे पास टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो आउटर लेयर्स, ये जो सर्कल्स थे, जो छोटे छोटे ये था ना, इनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। एक सेल हो गया तो स्पर्मेटोगोनियम, और मल्टीपल हो गए तो हो जाएगा स्पर्मेटो गोनिया। ठीक है, तो मेल जर्म सेल्स। ठीक है, तो दो तरह के सेल्स प्रेजेंट थे हमारे सर्टोली के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। एक तो था मेल जर्म सेल, दूसरा है सर्टोली सेल। और इन दोनों के काम जो थे मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया हुआ है। तो हम अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो तरह के सेल्स थे। कौन कौन से थे? जर्म सेल्स, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है आगे जो है मेल गैमीट बनाना। ठीक है, तो जर्म सेल कैसे मेल गैमीट बनाता है, दो तरह से बनाता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, एक ये पार्ट होगा, एक ये फेज होगा, और दूसरा होगा स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रोसेस स्पर्मेटिड क्या होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ये, इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम जो हमारा मेल सेल था, मेल जो जर्म सेल था, जो इसको टू एन सेल था, वो मेल जर्म सेल टू एन सेल होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, मैंने आपको पीछे स्लाइड करके दिखाया था। तो उससे क्या होगा कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या होती है, इक्वल डिवीजन होती है। ठीक है, इक्वल डिवीजन होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है और जो सेल होता है वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है। तो यहाँ देखोगे एक सेल से दो एग्जैक्ट टू एन वाले बन रहे हैं। फिर से माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, एक से फिर से दो दो सेल बन जाएंगे, हर एक टू एन सेल। तो हर एक को क्या कहेंगे, मतलब एक को बोल रहे थे स्पर्मेटोगोनियम, जब मल्टीपल हो गए वो उसको बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया। गोनियम बोल रहे थे एक को, गोनिया बोल देंगे मल्टीपल को। फिर क्या होगा, ये इस फेज को, जो एक सेल से मल्टीपल सेल बने हैं इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोल देंगे। मल्टीप्लाई होकर बना है इसलिए मल्टीप्लिकेशन फेज बोल देंगे। फिर आ जाएगा क्या, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, इनमें से कोई सा भी एक सेल, मतलब ऐसे तो सारे ही सेल होंगे लेकिन हम एक सेल उठा लेते हैं। मान लो ये वाला सेल उठाते हैं, यहाँ से ये वाला सेल उठाया, तो ये क्या करेगा, अपने आप को मैच्योर कर लेगा। ठीक है, तो ग्रोथ करेगा अपनी, तो इस फेज को कहेंगे ग्रोथ फेज। ठीक है, अपने आप को बड़ा कर लेगा, तो ये सेकंड फेज आ गई। सेकंड फेज आ गई जिसको हम कहेंगे ग्रोथ फेज, यानी यहाँ से ही अपने आप को मैच्योर करेगा, बड़ा कर लेगा। फिर क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस दो फेज में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होती है वो होती है अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन का मतलब ये देख रहे हो, क्रोमोसोम नंबर यहाँ है 2n, जब ये मल्टीप्लाई करके दो सेल बनेगा ना, तो जो सेल तो होगा वो साइटोप्लाज्म, तो मतलब जो सेल होंगे वो आपस में दो में तो टूट जाएंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनइक्वल डिवीजन।
फिर जब ये दोनों बन जाएंगे तो इनमें से एक सेल को हम कह देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे बड़े वाले को कह देता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों जैसे दोनों हैं, दोनों में से एक कहलाएगा, मतलब दोनों ही कहलाएंगे वैसे तो स्पर्मेटो, लेकिन हम एक मान के चल रहे हैं यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटेड। अब स्पर्मेटेड क्या होता है, सेम। अब मियोसिस 2 होगी, यहाँ से एक जो सेल है वो इक्वल डिवीजन करेगा और एन एन डिवाइड कर देगा, मतलब एक सेल से दो सेल बने और सेम क्रोमोसोम है, सेम साइटोप्लाज्म। तो अब तक गोनियम से लेके स्पर्मेटेड तक का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्मेटिडोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ बनना, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं, मेल गैमीट भी बोलते हैं, ठीक है, उसका बनना हमें क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये देख रहे हो, बस इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है, जो शेप है वो चेंज हुई है। गोल से ये थोड़े जो होते हैं बैलून टाइप और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, मैं आगे इसको और डिस्कस करूंगा। तो मैंने बता दिया मैच्योरेशन फेज हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, उसको कह देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चलो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो याद रखनी है तुम्हें। हार्मोन जो होते हैं, मतलब कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और क्या क्या उनका एक्शन होता है। तो जो GnRH होते हैं, गोनेड यानी सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये सारे, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस का, हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब GnRH क्या करेगा, एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ब्रेन होता है, ठीक है, ये ब्रेन है, ये सपोज करो ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। तो अब ब्रेन के यहाँ तो होगा हाइपोथैलेमस, और उसके ठीक नीचे आएगा हमारे पास पिट्यूटरी। ठीक है, ये पिट्यूटरी, तो ऊपर वाला हो गया हाइपोथैलेमस, नीचे वाला हो गया पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा और यहाँ एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी फिर दो हार्मोन रिलीज करेगी, पहले तो होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और दूसरा होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कहेंगे FSH और LH, ये दो मेन हार्मोन है। ठीक है, अब LH है ना, एक निमोनिक्स याद रखो तो मैं इजी होएगा। L है ना यहाँ पे, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में L, तो ये जाके काम करेगा लेडिंग सेल्स पे। अब लेडिंग सेल्स कहाँ थे, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, पिछले स्लाइड्स में बताया कि लेडिंग सेल जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, जैसे मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके बीच का जो ये स्पेस होगा ना, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस में ऐसे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे, उस सेल्स को कहते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो अब लीडिंग सेल्स होते हैं, तो एल से याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके काम करेगा लीडिंग सेल्स पे। ऐसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो एस आता है, FSH में एस आता है बीच में, तो एस जाके काम करेगा सटोली सेल पे, और सटोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसा फ्लास्क शेप, गमले की शेप का होता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और फैक्टर हेल्प करेगा किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। सटोली सेल हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस में, और स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ जो गैमीट्स है उसको हम हेल्प करवाएगा एंड्रोजन से लीडिंग सेल। ठीक है, ये फॉर्मेशन है कैसे, स्पर्मेटिड से, एक स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है मेच्योर, जो स्पर्मेटोजो है मोटाइल वाला, ये मोटाइल, ये स्पर्म हो गया, एक स्पर्म या एक मेल गैमीट हो गया जो कि हैप्लोइड होता है। ठीक है, वो काम करेगा, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कैसे काम करता है, ये एक सेल हुआ, एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल वेसिकल्स। ठीक है, एक्रोसोमल वेसिकल, उसके ऊपर गोल्गी अपरेटस होता है, और ये जो है न्यूक्लियस, जो स्पर्मेटिड न्यूक्लियस मैंने बता ही दिया। फिर क्या होगा, जब डेवलप हो रहा होगा तो नीचे सेंट्रियोल्स आ जाते हैं। सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिवीजन के अंदर, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो अब क्या होगा कि सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे डेवलप करवा देते हैं एक ट्यूब, जो फ्लैजिला डेवलप कर देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से फ्लैजिला डेवलप करवा देते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसकी जो शेप होती है वो अब सर्कुलर से चेंज होने लगती है। ठीक है, देख रहे हो, ये रॉकेट, ऐसे रॉकेट जैसा बनने लग गया, ऐसी शेप होने लगती है इसकी, ओवल शेप हो जाएगी। फिर क्या होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा तो एक्रोसोम भी डेवलप, एक्रोसोम जो था वो डेवलप हो रहा है, तो ऊपर एक्रोसोम बन जाएगा, नीचे फ्लैजिला और डेवलप हो जाएगा, ये फिर और डेवलप होगा। फिर ऐसे डेवलप करते करते क्या बनेगा, ऐसा कंप्लीट बन जाएगा जिसके अंदर 3 पार्ट होंगे। ये स्पर्म बन गया, इसके 3 पार्ट हो गए, हेड हो गया, दूसरा मिडल पीस हो गया, और तीसरा हो गया टेल। ठीक है, हेड, मिडल पीस और टेल। हेड
आगे मैं इसको कम्प्लीटली स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ देखो, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ह्यूमन मैच्योर स्पर्म है जो कि हैप्लॉइड बना, ठीक है, किससे बना, मियोसिस से बना, ठीक है, मियोसिस करके बना था, ठीक है, मियोसिस करके, मियोसिस डिवीजन होके बना था। तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले हेड था। अब यहाँ देखो, ये कंप्लीट अच्छा सा डायग्राम है, मैं थोड़ा सा आपको वो चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली आपको दिख जाए, ठीक है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हेड, ठीक है। तो हेड के ऊपर बिल्कुल ये पतली लाइन जो है ना, ये वाली, ये वाली, ये जो पतली लेयर है, ये जो है, ठीक है, ये कहलाएगी एक्रोसोम। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्रोसोम। क्यों कहलाएगी एक्रोसोम, मतलब एक्रोसोम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, क्योंकि इस जो ये जो मेल गैमीट होता है उसको बहुत सारे बैरियर क्रॉस करके जाने पड़ते हैं फीमेल ट्रैक के अंदर, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, कुछ तरह के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट है, ओवम है, उसको इन्वेड कर सके। वो आगे फर्टिलाइजेशन में आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक्रोसोम हो गया, ये हेड हो गया, हेड के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे एन, एक एन है सिर्फ, ठीक है, ये वाला एक एन है। और फिर आता है ये मिडल पीस, ठीक है। अब मिडल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा मोटिलिटी ऑफ टेल के लिए। किसके लिए, ये पीछे जो आ गया ये टेल आ गया, तो टेल की मोटिलिटी के लिए मिडल पीस, ये मिडल पीस है, मिडल पीस मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। चलो, तो मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। हाँ, एक इजैकुलेशन में, ठीक है, ड्यूरिंग कोर्टेस हो गया या एक इजैकुलेशन के अंदर क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 200 इंटू 10 लाख कर लो, इतने ज्यादा जो है एक बारी में निकलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, 60%, मतलब 200 या 300 मिलियन का 60% जो होगा, जो मेल गैमीट होगा वो नॉर्मल शेप के होंगे, और 40% ऐसे होंगे जो अलग अलग का हो। अब हम बात कर लेते हैं आपका इसके मेल गैमीट्स, चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं oogenesis के बारे में। तो oogenesis क्या होता है, oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा या फीमेल गैमीट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट ओवम, उसको कहेंगे oogenesis। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, उसको कह देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको कह देंगे oogenesis। सेम प्रोसेस ही है लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएगा oogenesis, उसके अंदर था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, इसमें आ जाएगा oogoनियम, ठीक है। oogoनियम भी फीमेल जर्म सेल है। फीमेल जर्म से क्या होगा, माइटोसिस होगी, जो कि इक्वल डिवीजन है, देख पा रहे होगे, यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, 2 के, सेम साइटोप्लाज्म, सेम क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, सेम उसमें नंबर में, तो सेम नंबर में क्रोमोसोम्स हैं। फिर क्या होगा, और डिवीजन करेगी, तो ये हो गया फिर से मल्टीपल फेज, 2n बनाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे डेवलप होते हैं, ये जो मल्टीपल फेज होती है, ये जनरली होती है, कब होती है ये होती है जब फीटस के अंदर, यानी जब जो गर्ल चाइल्ड है वो पैदा भी नहीं होती, मदर बॉडी के अंदर होती है, तभी सब ये डेवलप होता है। अब फिर क्या होता है, जब तक, अब ये बन गया, अब फिर से आएगा उसके अंदर ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा, इनमें से कोई सब मतलब सारे के सारे करके एक एक, मतलब कोई भी हम एक उठा लेते हैं, मान लो ये वाला उठाते हैं सेल, तो ये क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा, मैच्योर बनेगा अपने आप में, ठीक है। और क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आगे की प्रोसेस है, मतलब यहाँ तक तो हो गया, ये यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब प्राइमरी oocyte बन जाएगा ना, तो उस वक्त प्राइमरी oocyte जब बनता है, जब जो गर्ल चाइल्ड है उसकी डिलीवरी हो जाती है, यानी वो बोर्न हो जाता है, बर्थ हो जाता है उसका, तो उसकी जो प्रोसेस है आगे की, जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो यहीं तक रुक जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte तक रुक जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाएगी। फिर आगे की लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी आना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर रिडक्शन डिवीजन होगी, यानी मियोसिस 1 फेज, मियोसिस 2 फेज। मियोसिस 1 में अनइक्वल डिवीजन होगी, अनइक्वल डिवीजन में क्या होगा कि जो n है, मतलब जो 2n है,
वो एन एन में टूट जाएंगे, दो एन में टूट जाएंगे, एक पोलर बॉडी कहलाएगा और एक हमारा सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो बड़े वाला होता है जनरली उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और जो छोटे वाला बनता है उसको कहते हैं पोलर बॉडी। फिर क्या होगा, माइटोसिस 2 में फिर से दो सेल बनेंगे इस क्योंकि ये जो पोलर बॉडी है वो डिजनरेट कर जाता है, नॉन फंक्शनल होता है और उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़्यादा करते मतलब वो रखते भी नहीं, ये अपने आप ही बॉडी से डिजनरेट हो जाता है। तो फिर बचता है सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, दो में डिवाइड हो जाएगा अपने आप को, एन और एन में, हैप्लोइड हैप्लोइड के अंदर। ठीक है, और ये क्या होगी, इक्वल डिवीजन होगी, लेकिन क्या होगा, एक फिर भी थोड़ा बड़ा होगा जिसको हम कहेंगे ओवम। एक फिर भी थोड़ा बड़ा होगा, क्या कहेंगे उसको, ओवम। और ये क्या होगा, ये मेल गैमीट होगा, क्या होगा ये, सॉरी ये क्या होगा, फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, फीमेल गैमीट होगा हैप्लोइड के अंदर, जिसके अंदर मेल गैमीट आके फ्यूज करेगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लीकेशन फेज कौन सी हो गई, मल्टीप्लीकेशन फेज हो गई ये वाली, ये हो गई हमारी पहली फेज मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर आ गई हमारे पास ग्रोथ फेज, उगोनिया से प्राइमरी oocyte मतलब उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनने का, ये होगी हमारे पास ग्रोथ फेज। फिर नीचे वाली आ जाएगी हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन की फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। मैंने बताया ग्रोथ फेज क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है ग्रोथ फेज के अंदर। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एनलार्ज कर जाता है, एनलार्ज उगोनिया बनता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte होता है। और हाँ, प्राइमरी oocyte इसके साथ क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, पीछे है वो शायद, ये देखो, ये मैंने बताया कि सबसे पहले एक जर्म सेल था जिसको उगोनिया बोल देते हैं। एक एक मतलब बहुत सारे हैं वैसे, तो हम एक मान के चल रहे हैं अभी, ये उगोनिया है। ठीक है, उगोनिया, उगोनिया ये। अब एक उगोनिया से क्या बनेगा, मल्टीपल प्राइमरी oocytes बन जाएंगे। ठीक है, जो कि ग्रोथ फेज के अंदर आ जाएगा। अब ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा, वो डेवलप करता जाएगा। डेवलपमेंट में क्या होगा, प्राइमरी oocyte के साथ, ये अंदर देख रहे हो, ये अंदर तो प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte के साथ साथ कुछ जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स होंगे वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, और उन सेल का नाम क्या कहलाता है, वो सेल्स होते हैं हमारे पास, कौन से सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं हमारे पास, तो जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंडेड होता है किससे, ग्रेनुलोसा सेल्स से। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाएगा तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कह देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कह देंगे। मैं आपको इसको एक अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ देखो, मैंने वही बताया, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाएगा ग्रेनुलोसा सेल से। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो क्या, किसके अंदर, ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से क्या होगा, वो सेकेंड मतलब ये अभी प्राइमरी फॉलिकल ही है, प्राइमरी फॉलिकल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। तो ये बड़ा वाला जो बन जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब वो सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता चला जाएगा, और जब मैच्योर होगा तो वो बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मैच्योर फॉलिकल क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्या कहलाता है इसको, ये कहलाता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल है उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ओके। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल है, क्यों, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो डायग्राम है ये आपका ग्राफियन फॉलिकल का दिखा रखा है, यहाँ पे ये देखो, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कहीं भी ना ये ऐसी जो ये जो ये है, ये कैविटी जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम प्रेजेंट नहीं है। जब एंट्रम डेवलप होने लगती है ना, तब वो आ जाएगा मैचुरेशन फेज के अंदर, और उसको हम कहेंगे मैच्योर फॉलिकल। अब मैच्योर फॉलिकल जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बीच में आता है, 14 डेज पूरे हो जाते हैं, तब ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है, एग जो होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के अंदर एग या ओवम जो होता है वो इनसे बाहर निकल आता है, तो बाकी का जो फॉलिकल बचता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे 2n है, ये एक आ गया प्राइमरी जर्म सेल्स आ गया, प्राइमरी जर्म सेल से प्राइमरी oocyte बना था, प्राइमरी oocyte से फिर क्या होता, सेकेंडरी oocyte बन रहा था। जब सेकेंडरी oocyte बन रहा था ना मियोसिस 1 डिवीजन करके, तो उसमें क्या था, एक पोलर बॉडी था। अब ये जो पोलर बॉडी है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, और एक सेकेंडरी जो n बचता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, वो फिर से कन्वर्ट होता है। तो एक तो बन जाता है किसके, ओवम के अंदर, और दूसरा बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी जो कि फिर से डिजेनरेट होता है। तो इन दोनों का
का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। बस हमारा पास एक बचता है, मतलब माइटोसिस डिवीजन से, मियोसिस से क्या होता है, एक सेल से, मियोसिस से क्या होता है, एक सेल से हमारे पास 4 सेल बनते हैं। एक सेल से क्या बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। तो 4 सेल बनेंगे, 4 में से लेकिन क्या होगा कि जो 3 होंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल बचेगा जिसको हम कहेंगे 3, ये जो 3 हैं ये तो हो जाएंगे डिजेनरेट, यानी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉन फंक्शनल। बाकी जो एक बचेगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम के अंदर, ठीक है, ओवम के अंदर। समझ आई? चलो अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तुम्हारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब जो टॉपिक है इस चैप्टर का, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है। जब प्राइमेट्स के अंदर अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है ना, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है 28 डेज की अप्रोक्स, उसको हम, अगर वो प्राइमेट्स को अंदर हो रही है तो उसको कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वो नॉन प्राइमेट्स के अंदर हो रही है तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं ईस्ट्रोजन साइकिल, ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल। तो अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक टर्म दी गई है जिसमें पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ब्लड का, टिश्यूज का, फ्लूइड का और म्यूकस का। क्या क्या चीज का? फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर ब्लड होता है, म्यूकस होता है, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ फ्लूइड होते हैं। फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल, फीमेल का जो सेक्सुअली मैच्योर फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ये जो होते हैं वो निकलता है, तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मतलब मेंस्ट्रुएशन डेवलप होता है, स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, यानी 13 साल के बाद स्टार्ट होता है, और हर महीने फीमेल्स के अंदर एक पीरियोडिक साइकिल चलती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या है, ब्लीडिंग वगैरह जो है, ब्लीडिंग होगा, टिश्यू फ्लूइड्स जो है वो डिस्चार्ज होगा बॉडी के अंदर से, यानी यूट्रस के अंदर, बॉडी की, फीमेल बॉडी से, ठीक है, डेवलप जो होगा वो निकलेगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मीनार्क एक इम्पोर्टेंट टर्म है। मीनार्क क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, उस टाइम को कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं उसको? मेनार्क कहते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, मैंने ये बताया था अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूट्रस को डेवलप होना पड़ेगा ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके फर्टिलाइज्ड एग का, ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग, ठीक है, तब जो होगा ये लाइनिंग डिस्टर्ब नहीं होगी और जो जो हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह है वो नहीं होगी। और मैंने बताया इंटरवल कितना है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन का होता है, ऑन एन एवरेज 28 डेज लेता है एक साइकिल से दूसरी साइकिल तक जाने, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में 28 डेज लगते हैं, ठीक है। और एक साइकिल के अंदर मिड में, यानी 14 डेज, अप्रोक्स 14 डेज के अराउंड क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और एक एग निकलता है, ओके। अब कुछ फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर जो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी फेज है? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर आता है फॉलिकुलर फेज, फिर आती है ओव्यूलेटरी फेज और फिर आती है ल्यूटल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, ये मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, स्टार्टिंग की फेज होती है, मतलब जब हमारे पास जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो रही होती है, कुछ दिन की होती है, ये शायद 5 दिन की होती है सबसे पहले, स्टार्टिंग की 5 से लेके 7 दिन की होती है ऑन एन एवरेज। यहाँ देखो ये जो पिंक से मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है, ये जो पिंक से मैंने मार्क कर रखा है यहाँ एक मतलब 28 दिन है ना, तो एक से लेके कम से कम 6 से 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक ये पूरा एक हफ्ते के अराउंड मेंस्ट्रुएशन होते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होएगी, वही सेम टिश्यू फ्लूइड डिस्चार्जेस यूट्रस से होने लगेंगे। फिर क्या होगा, फॉलिकुलर फेज चल रहा होगा। अब ये देखो फॉलिकुलर फेज स्टार्टिंग से ही चलता है। फॉलिकुलर फेज मैंने आपको बताया था ना, जैसे फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि यहाँ पे फॉलिकुलर फेज हमारा प्राइमरी उस साइड तो बन चुका है, मतलब फॉलिक्यूल पहले से ही बन चुका है, वहां पर डेवलप होता है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो ठीक है, ये कन्वर्ट होता है कितने, कम से कम 14 दिन लगते हैं। 14 दिन के बाद होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये यही डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होगा कि एक से लेके, यहाँ देख रहे हो ये पूरा ग्रीन जो है, एक से लेके फॉलिकल डेवलप होने में, पूरा फॉलिकल डेवलप होने में लेता है पूरा ग्रीन से यहाँ तक, ये अच्छे से याद रखना कि 14 दिन लेता है। फिर 14 दिन में क्या होगा, ओव्यूलेशन होना लगेगा। तो हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि
हमारे पास 12 दिन से, मतलब जब 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक अप्रोक्स 4 दिन होते हैं, 4 से 5 दिन होते हैं। इस दौरान मतलब साइकिल स्टार्ट होने के 12 दिन से लेके 16 दिन का जो पीरियड होता है, इसके अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है। जनरली हम 14 दिन कहते हैं, लेकिन आगे पीछे भी शिफ्ट हो जाता है, तो 2 दिन ऊपर और 2 दिन पहले के लेके चलते हैं, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, 14 दिन के 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, ठीक है। तो ओव्यूलेशन 4 दिन के अप्रोक्स हम मान के चलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन के अंदर क्या होगा, एग रिलीज होगा, और फॉलिकल के अंदर तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी एग डेवलप होने का जो फेज होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट को कहेंगे फॉलिकुलर फेज। फिर आता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में क्या था, जब ओव्यूलेशन हो गया, जब ओव्यूलेशन हो गया और क्या है, ओव्यूलेशन हो गया, ये जो एग निकल गया, उसके बाद जो येलो स्ट्रक्चर बनता है ल्यूटियम, ल्यूटियम के फॉर्मेशन को कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियम जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्या कहते हैं, आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग, जब एग रिलीज हो गया, यानी यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गई 14 दिन के बाद, तो यहाँ से लेके पूरे 28 दिन तक जो चलता है वो चलता है हमारे पास ल्यूटियल फेज, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल बार बार रिपीट होती है हर महीने। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी में दे रखा बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें यहाँ भी काम आएगा, ये जब तुम नीट की तैयारी कर रहे होगे जब भी काम आएगा, ठीक है। तो नीट में भी ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो 2 सेक्स हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, मैंने आपको मेल में भी बताया था। एक तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो, यहाँ देखो, ये एक से लेके नीचे, यहाँ एक से लेके पूरा, एक से लेके 28 दिन तक यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। एक से लेके नीचे यहाँ पूरा 28 तक होता है ऑन एन एवरेज। तो 28 एक मेंस्ट्रुएशन, ये पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिखा रखी है, कितनी डेज की, 28 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिखा रखी है एक फीमेल बॉडी के अंदर, जब वो मैचुरेशन अटेंड कर लेंगे 28 दिन में, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले एफएसएच ज्यादा होता है हमारे अंदर पहले 1 से लेके 3 दिन तक, ठीक है, पहले 1 से लेके 3 दिन तक, यहाँ देख रहे हो, ठीक है। जब 1 से लेके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम ही बता रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच, तो ये क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, यानी इतने दिन में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जैसे जैसे ये इतना ज्यादा ये ऊपर रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ये स्टिमुलेट करवाएगा फॉलिकल को, ताकि वो फॉलिकल डेवलप होए, मैच्योर होए, ठीक है। मतलब डेवलपिंग स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है एफएसएच। फिर क्या होगा, जब 6 से 7 दिन हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके बाद जो एलएच है वो बढ़ने लगता है। एलएच क्या करता है, मैच्योरेशन करवाता है, यानी सेकेंडरी उस साइड से क्या होगा, हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा बाय एलएच, एलएच हेल्प करता है इसके अंदर। फिर एक सर्ज आता है, सर्ज का मतलब सडन राइज होता है 14 दिन के आसपास, मतलब वही जो एवरेज मैंने बताया था आपको कि 12 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 12 डेट से लेके 16 तारीख के बीच में एक सर्ज आता है। उससे क्या होगा कि जब सर्ज आता है ना, तो ओव्यूलेशन हो जाती है, तो फॉलिकल में डेवलप करने के लिए एसएच फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि रप्चर करवा देता है, जिसकी वजह से ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा कि फिर धीरे धीरे एलएच जो है, एलएच और एफएसएच दोनों कम होने लगते हैं, कम होने लगते हैं ना, तो फिर आ जाता है, कम होएंगे, लेकिन एलएच जरूरी है, एलएच जरूरी है किसके मेंटेनेंस के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। उसके बाद फिर जो एलएच जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो एलएच फिर से कम हो जाएगा और एफएसएच बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर से ही डेवलपिंग करवाना है फॉलिकल्स की, ठीक है, डेवलप करवाना फॉलिकल्स के लिए, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया पिट्यूटरी हार्मोन। अब जब पिट्यूटरी हार्मोन जाके ओवरी पे काम करेंगे, ओवेरियन हार्मोन का है, तो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करवाते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं ना, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप्स हो रहे हैं, तो फॉलिकल डेवलप करवाने का काम करता है हमारा ईस्ट्रोजन, ठीक है। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होंगे तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा और वो हेल्प करेगा आगे जो हमारा ये जो मेंस्ट्रुएशंस वगैरह में है, इनमें हेल्प करेगा स्टार्टिंग में। तो डेवलपिंग फॉलिकल जब रिलीज हो रहे हैं तो ईस्ट्रोजन बड़ा होता है और प्रोजेस्टेरोन बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे जो ओव्यूलेशन हो जाएगा तो सडन राइज होएगा ईस्ट्रोजन में, ठीक है, ईस्ट्रोजन सडन राइज करेगा, और इतने में क्या होगा, नीचे साथ साथ ये देखो, ये यूट्रस है, यूट्रस की एपिथीलियम है, एपिथीलियम, ठीक है, जो
यूट्रस की एंडोथीलियम, सॉरी एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम यूट्रस की क्या होगी, सबसे पहले ये ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले जो फोलिकुलर से पहले प्री फोलिकुलर फेज था, प्री पोलिफेरेटिव फेज कह लो, प्री ओव्यूलेटरी फेज कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंचुरेशन हुई, मैंचुरेशन के बाद 14 तारीख तक आ जाएगा फोलिकुलर फेज या पोलिफेरेटिव फेज। पोलिफेरेटिव फेज में क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होगा, फिर ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ओव्यूलेशन होगा उसके बाद डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन कर रहा था फॉलिकल, अब फॉलिकल ही नहीं रहा तो ओव्यूलेशन के बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा। लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देगा, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो प्रोजेस्टेरोन जरूरी है किसके लिए, मेंटेन करने के लिए एंडोथीलियम, यानी प्रेगनेंसी को यानी यूट्रस को डेवलप करने के लिए, उसके जो एंडोथीलियम है उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो उनके अंदर जो टिश्यूज है वो रप्चर ना करे और ब्लड वगैरह सिक्रीट ना हो, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी है। और कॉर्पस ल्यूटम तब तक रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो डीजनरेट कर देगा, जैसे जैसे डीजनरेट करेगा देख रहे हो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया तो मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होगा कि जो ल्यूटियल फेज है यानी कॉर्पस ल्यूटम है वो अपने उसी में रहेगा, एज अ मतलब कंप्लीट मैच्योर फॉर्म में रहेगा, यानी वो डीजनरेट नहीं करेगा, वो डीजनरेट नहीं करेगा तो एंडोथीलियम लेयर एज इट इज रह जाएगी, एंडोथीलियम लेयर एज इट इज रह जाएगा और हेल्प करेगी इम्प्लांटेशन में। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसके अंदर 4 फेज आते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज पहले 5 दिन के अंदर, फिर आता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज कंप्लीट चलता है 1 से लेकर 14 दिन तक, इसमें फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज, जो कि मैंने आपको बताया 12 से 16 दिन के बीच में एक ओव्यूलेशन फेज आता है। उसके बाद में आता है ल्यूटियल फेज, जो कि कॉर्पस ल्यूटम के डेवलपमेंट की वजह से आता है, 28 दिन तक चलता है। फिर अगर ये डेवलप मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओवम की तो कॉर्पस ल्यूटम डेवलप रह जाएगा, अगर नहीं होती तो फिर वो जो है निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने ये सब बता दिया आपको कि मैंचुरेशन 3 से 5 दिन के लिए होता है, फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एंडोथीलियम का, और ब्रेक डाउन होगा तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग, ये देख रहे हो यहाँ से ब्लीडिंग, ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्लीडिंग, ये जो ये यहाँ से ब्लीडिंग निकलेगी, तो ब्लीडिंग टिश्यूज वगैरह होंगे अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो। फिर आएगा फॉलिकुलर फेज, जो कि 1 से 14 दिन के लिए होता है। इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। कौन डेवलप करेगा इसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। फिर वो तो स्टार्ट करवाने में हेल्प करेगा फॉलिस एफएसएच, और जब मैच्योर करवाने में और ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करेगा एलएच, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा ईस्ट्रोजन का। फिर जब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो एकदम सडन राइज होगा प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है, सडन राइज होगा प्रोजेस्टेरोन में। ल्यूटियल फेज में मैंने आपको बताया कि ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन को, ये मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो कि कन्वर्ट हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, वो फिर से कन्वर्ट मतलब वो अब डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में, कॉर्पस एल्बिकेंस में होगा। जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बनना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ बताया था आपको कि जैसे ही जे कॉर्पस ल्यूटियम इसमें कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुआ तो प्रोजेस्टेरोन लेवल देख लो सडन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के। हाँ, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जब अगर कॉर्पस जो मतलब ड्यूरिंग कोटिस यानी कॉपुलेशन के दौरान क्या होगा, सीमन जो होगा वो ट्रांसफर होगा मेल गैमेट से फीमेल गैमेट को, जब वो ट्रांसफर होगा रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन, यानी ट्रांसफर प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो एक बार इंसेमिनेशन पहुंच गया तो फिर क्या होगा कि जो जैसे मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, ये पहले है ये वेजाइना, यहाँ पे ये ऐसे वेजाइना है, उसके बाद ये आ गया हमारे पास यूट्रस, ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है पियर शेप, और यहाँ पे उसकी फिलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एक ओवरी कनेक्ट है, ऐसे यहाँ पे
यहाँ पे ये हो गई फिलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फिर से ओवरी कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो मेल गैमीट आ गए यानी स्पर्म आ गए यहाँ पे, तो यहाँ से वो ट्रैवल करके जाएंगे ऊपर, यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और ऊपर जाएंगे, ये और ऊपर जाएंगे, यानी वजाइना से होते हुए ये सर्विक्स, सर्विक्स से जाएंगे ये यूट्रस में, यूट्रस से फिर ये कन्वर्ट चले जाएंगे, या तो इस तरफ चले जाएंगे या इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। कुछ क्योंकि 200 से 300 हैं तो आधे इस तरफ जाएंगे आधे इस तरफ जाएंगे, वो उनके ऊपर है। फिर वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके किस में चले जाएंगे, ओवम के पास जाएंगे, ओवम बीच में होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये जनरली होती है पहले जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है, जो पहले की एनसीईआरटी बुक है वो कहती है एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन, लेकिन अब प्रेफर्ड किया गया है कि इस्थमस के अंदर होती है, ठीक है, ना एम्पुला ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारा नीट में भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे कि जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे कि एम्पुला में होता है, कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है, या इस्थमस में होता है, या यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, चार ऑप्शन होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास होगा वो होगा इस्थमस, ठीक है, आपको मार्क करना है इस्थमस, इस्थमस के अंदर, ठीक है ना। एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन आ गया सेकंड प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले अगर आंसर दे रखा है इस्थमस तो आपको इस्थमस पे टिक करना, अगर नहीं दे रखा तब आप एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जाओगे, ठीक है, ओके। तो हम बात कर लेते हैं, हाँ अब क्या होगा, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होएगी। जैसे स्पर्म आया, ओवम के पास आया, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्पर्म आएगा और वो क्या करेगा, सबसे पहले अंदर आएगा, और जो इसका एक्रोसोम था, मैंने बताया ना एक्रोसोम, अब एक्रोसोम यहाँ पे जो होता है वो इसको हेल्प करेगा इन्वेड करने के अंदर इस ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, ठीक है। जो ग्रेनुलोसा सेल को करेगा, जैसे यहाँ पे ये आया, इसने इन्वेड करा, अब ये क्या करेगा, अपने जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम से एक लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा जिसको कहते हैं हाइलुरोनिडेज, हेलोरोनिडेज, ठीक है। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, जो जोना पेलिसुडा है, जोना पेलिसुडा एक आउटर लेयर है ओवम की एक आउटर लेयर है जोना पेलिसुडा, उसको ब्रीच करेगा, उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। हेल्प इन पेनिट्रेटिंग, मतलब जो एक्रोसोम है उसमें हाइलुरोनिडेज आया, वो लाइटिक का मतलब तोड़ना, वो तोड़ना स्टार्ट कर देगा लेयर को, वो तोड़ना स्टार्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर एंटर कर जाएगा। जब एंटर कर जाएगा ना, तो क्या होगा, जैसे स्पर्म यहाँ पे आ जाएगा तो इसका सिर्फ हेड और कुछ हद तक मिडल पार्ट जो आएगा इसका अंदर आ जाएगा, बाकी जो टेल पार्ट है वो बाहर रहेगा, ठीक है। यानी सिर्फ न्यूक्लियस ही जो है ओवा के अंदर आएगा और उसके अंदर फ्यूज कर जाएगा। तो क्या होगा, फ्यूज करने के बाद जो इसके अंदर जैसे ही वो अंदर आया, ठीक है, जैसे ही जो स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आया, साथ ही साथ क्या होगा, म्यूटेट डिवीजन सेकंड स्टार्ट हो जाएगी सेकेंडरी oocyte में। अब सेकेंडरी oocyte बने, अब जो सेकेंडरी oocyte प्लस ओवम जो था ओवम, अब जब ओवम का सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी oocyte से एग बन गया था, अब एग के अंदर क्या है, ओवम, जो एग जो है वो ओवम ही है, ओवम का जो न्यूक्लियस है, यानी ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों आपस में मिला के क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। जाइगोट क्या है, 2n सेल स्टेज है जो आके एम्ब्रॉय बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, 2n है, क्या है ये, 2n है, ठीक है। उसके बाद आगे यही जो चीज है वो सेक्स भी डिटरमाइन करेगा। फ्यूजन ऑफ स्पर्म है, ये देखो ध्यान से देखो, यही चीज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आया, हेल्प करेगा इसको एक्रोसोम, ठीक है, इन्वेड करने में ग्रैनुलोसा सेल को, फिर ये इन्वेड करेगा, फिर एक्रोसोम हट जाएगा और ये क्या करेगा, वो हाइलुरोनिडेज रिलीज करवा देगा। देखो यहाँ पे एक्रोसोम हट चुका है, अब हाइलुरोनिडेज निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जो हेड पार्ट है वो अंदर आ जाएगा ओवा के अंदर। जैसे ही वो अंदर आया, उसने कुछ रिएक्शन कर देंगे और बाकी के जो मेल गैमीट है वो, जो बाकी के मेल गैमीट है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, अगर एक एंटर कर गया तो, ठीक है। अब एक एंटर कर जाएगा, यहाँ पे टेल पार्ट देख रहे हो, यहाँ तक आया है सिर्फ ये, अब ये जो टेल पार्ट है ये बाहर रह जाएगी, टेल पार्ट बाहर रह जाएगी,
वही दिखा रखा है। अब जैसे ये आया था सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से अब ये इम्प्लांटेशन बता रखा आपको कहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होगा, कितने सेल स्टेजेस में इम्प्लांटेशन होगा। तो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2 सेल स्टेजेस बने, मतलब एक न्यूक्लियस था ना, पहले ये एक न्यूक्लियस था, अब ये एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, फिर ये इसलिए इसको 2 न्यूक्लियस स्टेजेस कहते थे। फिर अब 2 से क्या होगा, मतलब ये नहीं, ये 2 न्यूक्लियस कौन से है, एक तो है एग का न्यूक्लियस यानी फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस, एक है स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है। यानी ये तो था उसका, अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, अभी हो रही है तो फर्टिलाइजेशन हुई, यानी एग और मेल गैमीट का न्यूक्लियस आ गया, फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से बना 2 सेल स्टेजेस, यानी 2 सेल, यानी न्यूक्लियस भी है एक न्यूक्लियस और एक कंप्लीट साइटोप्लाज्म भी है, तो ये एक सेल है, ये एक सेल है। ऐसे ही दूसरे वाला दूसरा सेल है, तो 2 सेल स्टेजेस बन गए। अब 2 सेल स्टेजेस से फिर से डिवीजन होगी, ये सारी माइटोटिक डिवीजन है, मियोसिस नहीं है ये, माइटोसिस है ये। तो फिर 2 से 4 बने, 4 से फिर ऐसे 8 बनेंगे, 8 सेल स्टेजेस बनेंगे, 8 सेल स्टेजेस, फिर जब 16 सेल बन जाएंगे ना, 8 से 16 बनेंगे, तो उसको कहेंगे मोरूला। क्या बोल देंगे उसको, मोरूला। अब मोरूला से फिर वो और कंप्लीट में जाएगा, तब बन जाएगा उसको, मतलब और 32 64 सेल स्टेजेस बनेंगे, तो उसको कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांट कर जाएगा यहाँ पे, ये जो एंडोमेट्रियम थी ना, एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाएगा, और इस प्रोसेस को कहेंगे इम्प्लांटेशन। अब आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आजकल जो है बैन कर रखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं अगर आप करवाते हो तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो होता है फादर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि ना मदर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई बच्चे का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है तो वो कौन करता है, फादर करता है, फादर करता है, ठीक है। फादर का जो न्यूक्लियस आएगा वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन ही हो जाता है जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तब ही डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये याद रखो, अगर एक्स एक्स है तो वो अभी के लिए वो फीमेल है, अगर एक्स एक्स बनता है तो मतलब अगर एक क्रोमोसोम एक्स आता है, दो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे 23 है ना टोटल, 23 एक एन के अंदर, एक एन के अंदर 23 होते हैं, तो 23 में से क्या होगा कि 22 तो सेम रहेंगे, बस आ जाएगा फर्क 2 के अंदर। अगर वाई मतलब मेल के अंदर क्या होता है, 2 पेयर के बनते हैं, 2 पेयर के बनते हैं, मतलब अगर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है मेल के अंदर, तो हैप्लॉइड के अंदर बनेगा, एक होगा एक्स, दूसरा बनेगा इसका वाई, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, एक एक्स होगा और दूसरा होगा वाई, सॉरी एक्स ही होगा फीमेल के अंदर, ठीक है, अगर 2 एन सेल स्टेजेस आती है तो, ठीक है। यानी अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्या होगा, 44 तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, और 44 तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन जो 2 क्रोमोसोम बचेंगे वो दोनों क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, यानी एक्स वाई नहीं होंगे, इसमें एक्स एक्स हुई, अगर एक्स एक्स आपस में फ्यूज होते हैं तो वो बनाएंगे फीमेल, और अगर मेल आता है तो वो बनता है 44, लेकिन एक्स और वाई, एक्स और वाई, अगर एक्स वाई फ्यूज होते हैं तो मेल बनेगा, और अगर एक्स एक्स फ्यूज होता है तो फीमेल बनेगा। यहाँ देखो ये बेटर समझा रखा है कि मेल गैमीट था, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था, 2 सेल स्टेजेस, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया 2 सेल स्टेजेस, 44 एक्स वाई और 44 एक्स एक्स। फिर क्या होगा, मायोसिस डिवीजन हुई, दो हाफ हाफ में बट गए, हाफ हाफ का मतलब एक तरफ आ गया 22 प्लस एक्स और दूसरी तरफ आ गया 22 प्लस वाई, ऐसे ही यहाँ पे आ गया 44, ये फीमेल है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। मेल पार्ट हमेशा एक्स वाई होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए कहा गया है कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, फीमेल नहीं होती, मदर नहीं होती, ठीक है। तो इससे 2 वैरायटी बनेंगे, एक तो बनेगा एक्स टू 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 22 प्लस एक्स, और एक हो जाएगा 22 प्लस वाई। अगर 22 एक्स और 22 वाला एक्स फीमेल का फ्यूज होता है तो बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, जो कि रिजेंबल कर, देख रहे हो ये रिजेंबल कर रहा है ठीक मदर जैसा, तो ये बनेगा फीमेल, और जो 44x 44 प्लस एक्स वाई बन रहा है वो रिजेंबल करेगा फीमेल को, सॉरी मेल पार्ट को, एक्स वाई। इसलिए अगर एक्स और वाई फ्यूज हो रहे हैं तो वो बनेगा, क्या कहते हैं उसको, मेल गैमेट बनेगा, और अगर एक्स एक्स फ्यूज हो रहा है तो बनेगा फीमेल गैमेट, ठीक है। ये क्लीवेज मैंने बता दिया, मोरुला इम्प्लांटेशन आपको बता दी,
प्रेगनेंसी। चलो अब हम बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर मैं बात हो जाती है कि डेवलपमेंट होती है फीटस के अंदर। क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो गई थी, यहाँ मैंने दिखाया था आपको कि जो आया, जो जाइगोट बना, 4 सेल स्टेज बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से फिर इम्प्लांट हो गया, यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। अब इम्प्लांट हो रहा है ना, तो वो डेवलप करता जाएगा, वो डेवलप करता जाएगा, ये वही बताया था एक्सेल स्टेजेस है। अब डेवलप करेगा तो ऐसा आपका एक स्ट्रक्चर दे रखा होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अब फीटस जो है वो डेवलप कर रहा है। अब फीटस डेवलप कर रहा है, किसी एक वॉल पे जाके अटैच हो गया, तो अटैच हो गया ना, वहां वाली वॉल जो है वो ज्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो, ये इतनी ज्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, थिक हो जाएगी, तो उस थिक पार्ट को यानी डिस्क, इसमें जो एक है ना ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, डिस्कोइड कह लेते हैं या डिस्क जैसा होता है। ठीक है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो एंडोमेट्रियम है वो अपने आप को इतनी ज़्यादा थिक को डेवलप कर लेगी कि उसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं उसको? उसको बोल देते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बोल देते हैं। अब प्लेसेंटा क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रिशन, उसके जो फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन आते हैं। मेन फंक्शन होता है उसका, जो फीटस है ना, फीटस अभी जो बच्चा है, वो अभी बच्चा इतना डेवलप नहीं हुआ है कि खुद रेस्पिरेशन कर सके, खुद न्यूट्रिशन यानी खाना पीना खा सके और खुद ही एक्सक्रीशन वगैरह कर सके। ठीक है, तो उसको हेल्प करने के लिए प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन भी, प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन भी, ऑक्सीजन और CO2 एक्सीरेशन करवाने के लिए भी जो है वो ही हेल्प करता है। फिर कुछ हार्मोन भी जो प्लेसेंटा वो रिलीज करवाता है, एंटीबॉडीज देता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, बचे रहे बच्चा। फूड के लिए ग्लाइकोजन देता है, और इफेक्टिव बैरियर है बहुत सारे टॉक्सिक के लिए। जैसे अगर कोई और नेचुरल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, मतलब अननेचुरल सब्सटेंसेस इन द सेंस बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो ये सब अगर ना ट्रैवल कर सकें और कंटामिनेशन ना हो मदर ब्लड का फीटस ब्लड से। ठीक है, तो उसको इफेक्टिव बैरियर है प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा से खाना पीना जाएगा कैसे? वो जाएगा कुछ विलाई, विलाई क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, ये जो देख रहे हो येलो जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है, व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर है, वो जो है वो क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे प्लेसेंटा से जो है न्यूट्रिशन लाने में फीटस को। ठीक है, तो ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे कोरियोनिक वेलाई। क्या कहेंगे इसको? कोरियोनिक वेलाई। ठीक है, यहाँ देखो, ये है कोरियोनिक वेलाई। कोरियोनिक वेलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो कि मैटरनल ब्लड के आसपास, ये जो मैंने बताया ना, ये वाइट 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 जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है, ये मैटरनल ब्लड के आसपास है, ताकि ये न्यूट्रिशन और जो भी प्लेसेंटा प्रोवाइड कर रहा है उसको फीटस ब्लड तक लेके जा सके। और फीटस ब्लड तक लेके जाएंगे, लेकिन जो कवरिंग आ जाएगी, बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग आ जाएगी वहीं तक ही। उसके बाद ले जाने का काम आता है अम्बिलिकल कोड का। ठीक है, अम्बिलिकल कोड का। तो सबसे पहले आएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिशन जाएगा वो जाएगा कोरियोनिक वेलाई में, कोरियोनिक वेलाई से फिर कौन लेके जाएगा? अम्बिलिकल कोड लेके जाएगी और फीटस को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फीटस को प्रोवाइड करेगी। बस यही सब है, इस पे तुम जान लेना। हाँ, पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन कुछ नहीं होता है, जो डिलीवरी होती है ना फीटस की डिलीवरी, यानी जब बच्चा पैदा होता है, जो डिलीवरी टाइम होता है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, यानी जो यूट्रस से बच्चा बाहर आ जाता है, तब उसको कहते हैं पार्चुरेशन। और गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है। उसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो है मदर बॉडी के अंदर डेवलप करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब पार्चुरेशन का सिग्नल स्टार्ट कैसे होता है? फीटस जो होता है, जब जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाता है ना, ग्रो करता है, वो इतना ज्यादा हो जाता है साइज में कि वो सिग्नल भेजने लगता है मदर बॉडी को कि भाई अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। तो वो फिर फीटल जो है वो एक रिफ्लेक्स भेजता है, कुछ एक्शन मतलब कुछ स्टिमुलस भेजता है मदर बॉडी को। तो मदर बॉडी क्या करती है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। तो उससे क्या होगा? फीटस जो है अपर एंड से सर्विक्स से निकलता चला जाएगा, वजाइना से बाहर आ जाएगा, मतलब फिर बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा। अब लैक्टेशन आता है। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन वो पीरियड होता है जब
मेमोरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, यानी जो मदर ब्रेस्ट है वहाँ से मिल्क वगैरह स्टार्ट होने लगे तब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी खत्म हो गई, यानी 9 महीने खत्म हो गए, 9 महीने के बाद क्या होगा कि जो फीमेल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे, वाइटिश येलोइश वाइट सिक्रीशन होगा, येलोइश मिल्क होगा स्टार्टिंग में, तो जिसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉम मिल्क होगा, वो ब्रेस्ट मिल्क होगा, जो कि कोलेस्ट्रॉम है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं खाना देना चाहिए बाहर का, सिर्फ मदर का मिल्क ही प्रोवाइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, पास इम्यूनिटी जो बच्चे के लिए चाहिए, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल पीरियड के अंदर ज़रूरी है ताकि एक हेल्दी बच्चा पैदा हो। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ख़त्म होता है, और कीप लर्निंग, हैव अ सेफ लाइफ, थैंक यू।